नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं विकास चौबे आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूं, पिछली वीडियो से इस वीडियो में काफ़ी गैप आ गया है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने बात करी थी रिसेशन के बारे में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में रिसेशन के बारे में। रिसेशन की एक पॉपुलर डेफिनेशन जो जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर मतलब लगातार दो क्वार्टर में अगर कोई किसी भी देश का जो ग्रोथ है वो डाउनग्रेड होता है, वो गिर रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, तो समझ लीजिए रिसेशन नेशनल लेवल पर आ चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्लोबल रिसेशन के बारे में। ग्लोबल रिसेशन के बारे में ग्लोबल रिसेशन जो टर्म आया वो स्टार्ट हुआ जब पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा। तो ग्लोबलाइजेशन को जस्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सपोज कीजिए ये ABCDE, ये एक सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन है मतलब कि AB को माल देता है, BC को, CD को, और DE को, और E फिर A को। ये एक सप्लाई चेन है, ये एक चेन चल रही है इनके बीच में। और फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ए सबसे बड़ा प्लेयर है, या ई रूट कॉज जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इस सप्लाई चेन के लिए। तो ए सबसे बड़ा प्लेयर, ई सब जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो है। तो दोस्तों, अगर इनमें से ए या ई की अगर सप्लाई चेन रुक जाती है, अगर ये लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो दोस्तों BCD के ऊपर ऑटोमेटिकली अफेक्ट पड़ेगा। तो जब ये अफेक्ट पड़ता है तो यहाँ पर ग्लोबल रिसेशन आता है। ऐसा ही फर्ज कीजिए कि ए USA है, बी यूरोप, सी इंडिया, और डी चाइना, और ई रशिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ USA जो एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर कुछ भी होगा पूरे वर्ल्ड को असर पड़ेगा। चाइना जो कि अब एक इमर्जिंग मार्केट बन गया है। यूरोप यूरोप में भी कुछ भी होता है तो भी पूरे वर्ल्ड को असर पड़ता है। रशिया का आपने देख ही लिया कि कैसे रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से पूरा वर्ल्ड एक मंदी की तरफ जाने लग रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं 1970 से 2020 तक की बात करूं या 2023 तक की बात करूं, इस पूरे समय में पूरी दुनिया ने 5 बार रिसेशन देखा है। पहला रिसेशन जो देखा 1975 में देखा, जो कि अरब में तेल के दाम बढ़ने की वजह से हुआ था, क्योंकि जब तेल का दाम बढ़ेगा तो सप्लाई महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और आगे कस्टमर को माल महंगा मिलेगा। दूसरी रिसेशन देखा वो देखा 1982 में। ये आया यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ एडवांस्ड इकोनॉमीज में, जब मॉनेटरी पॉलिसीज थोड़ी टाइट कर दी गई। और उसी के साथ साथ क्या हुआ, 1979 में ईरान में एक क्रांति चालू हो गई, जिससे कि इन्फ्लेशन ने एक नई ऊंचाइयां छुई। और फिर 1991 में कुछ जो क्रेडिट कंडीशंस थी USA की, उन्होंने और टाइट कर दी, जिससे कि काफी यूरोपियन देशों को फर्क पड़ा। और दोस्तों, जो चौथा रिसेशन था वो था 2009 का। ये एक हाउसिंग बबल, यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक्स ने होम लोन दे देकर प्रॉपर्टीज महंगी कर करके एक हाउसिंग बबल बना दिया, जिसके कारण ग्लोबल रिसेशन आया था 2009 में। 2020 में जो रिसेशन आया दोस्तों, वो हम सब ने देखा, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण आया था। पूरे वर्ल्ड की सप्लाई रुक गई थी। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर आप एग्रीगेट कह लो या पर कैपिटा टर्म्स में GDP कह लो, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से अब जितनी कम हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी उतनी कम हुई थी। तो आगे हम बात करेंगे
कि अब जो रिसेशन आने वाला है, थोड़ी सी बात उसकी बात करते हैं कि दोस्तों, एक के बाद एक घटनाएं देखिए कैसे कैसे चलती रही कि पिछले 1-2 साल में आप देखें तो कोई भी एक अच्छी न्यूज आपको नहीं मिली है वर्ल्ड लेवल पर, अगर हम बात करें तो। जैसे ही कोविड 19 खत्म हुआ, कोविड 19 के बाद एकदम से रशिया और यूक्रेन की वॉर चालू हो गई। और रशिया और यूक्रेन की जब वॉर चालू हो गई तो जियोपॉलिटिकल टेंशन सा बढ़ गया, यूरोप की कंट्रीज में और रशिया में, यूएसए और रशिया में। फिर यूएसए यहाँ पर चाइना के भी साथ भिड़ रहा है ताइवान को लेकर, जिससे कि सप्लाई चेन में बहुत ही ज्यादा अम, फर्क पड़ा। और हो सकता है अब रिसेशन आ जाए, और 2023 के एंड तक रिसेशन आ जाए। और क्या रिसेशन इंडिया को अफेक्ट कर सकता है? क्योंकि मे बी कर भी सके, और हो सकता है पार्शली करे और पार्शली ना करे। तो दोस्तों, देखते हैं कुछ पर्सपेक्टिव कि पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसके पीछे डाटा क्या है, कि क्या प्रोजेक्ट किया है इन लोगों ने। जो कंसेंसस इकोनॉमिक्स ने सर्वे किया, जो फोरकास्ट किया मंदी को, वो किस बेस पर किया कि जो 2022 में के लिए इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 4.1% की ग्रोथ, और 2023 में जो प्रेडिक्ट किया था, फोरकास्ट किया था 3.3% की ग्रोथ, वो अगस्त में आकर इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया 2.8% 2022 के लिए, और 2.3% 2023 के लिए। ये कंसेंसस कंसेंसस इकोनॉमिक्स का फॉरकास्ट था, जो कि इन्होंने पब्लिश किया था। दोस्तों, जो ये ग्रोथ जो प्रोजेक्ट की गई, बहुत सारी कंट्रीज ने वो डाउनग्रेड करी है अपनी करीबन 90%। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उन्होंने अपनी जो ग्रोथ है वो डाउनग्रेड कर दी है 90% तक। और जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उन्होंने 2023 के लिए अपनी जो ग्रोथ डाउन कर दी है वो 80% तक डाउन कर दी है। जो वो फोरकास्ट करते हैं, जो वो प्रोजेक्ट करते हैं आगे के लिए, वो एडवांस्ड इकोनॉमीज ने 90% तक गिरा दी है, और इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज ने 80% तक गिरा दी थी 2023 के लिए। तो दोस्तों, इंडिया कैसे बचा सकता है इस आने वाले रिसेशन में अपने आप को? कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, केमिकल्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, अपीयरल हो गया, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गए। इन सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो इनका ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा 2018 में 56% था। और यही चीज अगर इंडिया का देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट पूरे ग्लोबल टोटल में 1.5% है, जबकि इसका इंपोर्ट हम 2.3% करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा दें अपने देश में, तो क्या होगा कि हम अपनी भी सप्लाई पूरी करेंगे, अपने देश के लोगों का भी सप्लाई पूरा करेंगे, और बाहर भी सप्लाई पूरी करेंगे, जिससे कि हमारे देश का सप्लाई चेन जो है वो तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, और बाहर की भी करेंसीज हमारे देश में आएंगी, जिससे कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन भी नहीं रुकेगी। फिर दोस्तों, बात जो आती है हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ यानी आईटी की बात आती है, जिसमें कि आज जो टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग बेस्ड एनालिटिक्स हो गया, इसकी थोड़ी और एजुकेशन बढ़ा दी जाए, और इन पर वेबिनार, सेमिनार और बातें हों इन चीज़ों पर, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, तो इस पर भी हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। फिर बात आती है कि जैसा कि मैंने बोला कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो एक अच्छा हाई वैल्यू इकोसिस्टम एग्रीकल्चर के लिए हमें बनाना चाहिए। उनके फर्टिलाइजर्स के लिए, उनके केमिकल्स के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए, उनके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके प्रोड्यूस की सप्लाई के लिए, ताकि वो अपना प्रोड्यूस मार्केट में आसानी से बेच पाएँ और अच्छे दामों में बेच पाएँ। उनकी एजुकेशन पर अच्छा खर्च होना चाहिए।
हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ानी चाहिए इंडिया में, और हाई वैल्यू टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लोग आए, अट्रैक्ट हो, हमारे देश में आए, चीजें देखें, जगह जगह जाएं, टूरिज्म बढ़े जिससे कि, तो हमें ये चीजें करनी चाहिए। कुछ चीजें और भी हैं, जैसे आपका हो गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हमें बिजनेस करने में मदद करती हैं। समझ लीजिए पूरा कॉमर्स सिस्टम, जैसे कि पावर हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम कहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई जिसे हम बैंक कहते हैं, ऑटोमेशन हो गया, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई। दोस्तों ये चीजें हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस को पैक करके रखती हैं, ताकि प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं अपना माल बनाएं और इजीली कस्टमर तक ले जाए। तो इन केसेस में भी अगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए, तो ये एक वैल्यू क्रिएटिंग मार्केट बेस्ड मॉडल बन जाएगा, और जो कि 865 बिलियन डॉलर तक की इकोनॉमिक वैल्यू का बिजनेस बन सकता है 2030 तक। फिर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, हमारी प्रेफरेंसेस बदलती जा रही हैं। पहले हम बाहर जाकर खाना पसंद करते थे, अब हम जोमेटो और स्विगी से घर में मंगवा लेते हैं। पहले हम बैंक जाकर पैसा निकालते थे, बैलेंस चेक करते थे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर लेते थे। आज हम घर बैठे बैठे पेटीएम और फोन पे से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे स्टार्टअप और बढ़े, ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़े, जिससे कि हमारे रिटेल को फायदा हो। जैसे कि पहले का एक टाइम आप देख लीजिए, लोग कचौड़ी खाने जाया करते थे बाहर शौक से। आज अगर आप देखें बच्चों को या बड़ों को भी देखें, तो उन्हें प्रॉपर एक बैठने की जगह चाहिए, वहां पर उन्हें एक सोफिस्टिकेटेड सा खाना चाहिए, एसी चाहिए। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से आज तक काफी ही बड़ा है। आज भी हम जाते हैं कचौड़ी खाने, लेकिन फिर वो हम एक टेस्ट के लिए जाते हैं, हम एंजॉय करने के लिए, या फिर उस क्राउड को एंजॉय करने के लिए हम नहीं जाते हैं। एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए हम नहीं जाते हैं। आज हम ज्यादातर बर्गर किंग, कैफेज, लॉन्ज और इन सब जगहों पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा रिटेल सेक्टर और बढ़ेगा ही, इससे घटेगा नहीं। तो ये भी एक अच्छी चीज है, जो कि हमारी इकोनॉमिक वैल्यू 635 बिलियन डॉलर तक पहुंचा सकता है 2030 तक। ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड में भी हमें और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, जो कि डिजिटली एनेबल्ड सप्लाई चेन हो, जैसे कि वो भी आप देखें तो 125 बिलियन डॉलर तक की इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर सकता है 2030 तक। और 5.1 मिलियन स्टोर कीपर्स और ई कॉमर्स वर्कर्स को नौकरी दे सकता है। तो सोचिए दोस्तों कि इससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितनी प्रोडक्शन होगी, जिससे कि सप्लाई चेन भी नहीं टूटेगी, और हमारा इंडिया रिसेशन से बच भी सकता है, और हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट हम वर्ल्ड को भी कर सकें। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमारे इंडिया में 87 गीगावाट से हम 375 गीगावाट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। और विंड और सोलर एनर्जी का जो पावर जनरेशन है, वो हम 7% से 30% तक भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आगे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिससे कि हम, जैसे कि पेट्रोल और ऑयल पर ही हम डिपेंड ना रहे, जो हमारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उन पर ही हम पूरा डिपेंड ना रहें। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज अब बहुत सारे इनोवेशंस कर रही हैं, जैसे ई व्हीकल लाए जा रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि अपना ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी पर ही चलाएं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग पर भी से भी हम बच सकें, और हमें ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े उन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर। उनके प्राइसेस बढ़ने और घटने से हमें ज़्यादा फर्क
ना पड़े, हमारे ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारी सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है रिसेशन से बचने के लिए। क्या वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल कदम ही है या कुछ वो कदम बढ़ा रही है इन सेक्टर्स में आगे बढ़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा और दोस्तों इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए इसी तरीके से, ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके पास एक वेल रिसर्च्ड वीडियोस, वेल रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन आपके लिए ला पाएँ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।